नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राज्यपाल रमन डेका ने राज्य के धमतरी, राजनांदगांव, इसी के साथ साथ गरियाबंद और बस्तर जिलों के 60 टीबी मरीजों के लिए निक्षय मित्र बनकर उनकी पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए 2,25,000 रुपए की राशि प्रदान की। राज्यपाल डेका ने ये राशि संबंधित जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को प्रदान की और इस अवसर पर राज्यपाल डेका ने कहा कि भारत सरकार की फ्लैगशिप योजना प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत देश और प्रदेश की साल 2025 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य है। इसके लिए जो राशि दी जा रही है उससे टीबी मरीजों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। अब राज्यपाल डेका ने टीबी मरीजों के लिए हर संभव मदद की बात कही है। उन्होंने निर्देशित किया है कि राज्य को टीबी मुक्त बनाने के लिए समुदाय को भी जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। और इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव डॉक्टर CR प्रसन्ना ने राज्यपाल डेका के प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत भारत सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिए गए निक्षय मित्र पंजीयन प्रमाण पत्र प्रदान किया। और वही राज्यपाल डेका द्वारा राजभवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल स्वेच्छानुदान मद से रैन बसेरा निर्माण और इसी के साथ बीमार वृद्धजनों को देखभाल, दृष्टिहीन बच्चों, दिव्यांगों, वनवासियों के कल्याण के लिए कार्यरत विभिन्न संस्थाओं को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई। और इस दौरान राज्यपाल रमन डेका ने 13 संस्थानों को 15,31,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने भगवान राजू लोचन मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री साई ने त्रिवेणी संगम स्थित भगवान कुलेश्वर नाथ महादेव का जलाभिषेक कर छत्तीसगढ़ की उन्नति और प्रगति की कामना की है। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि राजिम कुंभ कल्प केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिकता चेतना का अद्भुत संगम है। राजिम कुंभ कल्प के अंतर्गत आयोजित महानवी मैया की भव्य महाआरती में मुख्यमंत्री साय शामिल हुए। इस अवसर पर खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, वन और जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप, राजिम विधायक रोहित साहू और बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का चौथा दिन दीपक बैज की रेकी पर अभी फिर विपक्ष ने सदन से पूरे दिन का कार्रवाई का बहिष्कार किया है। तो वही आपको बता दें कि सदन में बाहर निकलकर विपक्ष में गांधी प्रतिमा के बाहर जमकर प्रदर्शन किया गया और इसी के साथ साथ वही प्रदर्शन कर रहे विपक्षी विधायकों को मनाने के लिए संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप वहां पहुंचे, लेकिन उनकी बात नहीं बनी। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का चौथा दिन है, जहां दीपक बैज की रैकी पर विपक्ष ने सदन में बहिष्कार कर दिया कार्रवाई का और इस बीच जमकर हंगामा भी हुआ। इस बीच सदन से बाहर निकलकर विपक्ष ने गांधी प्रतिमा के बाहर जमकर प्रदर्शन किया, गुस्सा जाहिर किया और इस बीच प्रदर्शन कर रहे विपक्षी विधायकों को मनाने के लिए संसदीय कार्यमंत्री केदार कश्यप वहां पहुंचे, लेकिन उनकी बात नहीं बनी। रायपुर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए रोष प्रकट करते हुए तमाम यहां पर विपक्ष नजर आ रहे हैं, जहां पर बजट सत्र का चौथा दिन है और सदन में जमकर विपक्ष के द्वारा हंगामा किया गया। सदन की कार्रवाई को बहिष्कार करके वो सदन से बाहर निकले, जहां गांधी की प्रतिमा के पास खड़ा होकर जमकर उन्होंने बवाल काटा। सदन के बाहर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सदन के बाहर विपक्षी बेपरे पड़े हैं, रोष प्रकट करते हुए नजर आ रहे हैं। बताते चले कि बजट सत्र का चौथा दिन है और चौथे दिन पर तमाम जो विपक्षी नेता थे वो सदन में जमकर बरसे और इसी के साथ साथ गांधी प्रतिमा के पास खड़े होकर प्रदर्शन किया। कोई हिस्सा नहीं लेंगे। आज पूरे दिन भर के लिए हम सदन का बहिष्कार करते हैं। जहां तक आने वाले दिनों की बात है कि हम क्या करेंगे, तो आज हमारी बैठक है, कांग्रेस कमेटी के नेतागण आएंगे, हम लोग तय करेंगे भविष्य में किस रास्ते पर चलेंगे।
महाशिवरात्रि पर भिलाई में बोल बम सेवा और कल्याण समिति ने प्रदेश की सबसे बड़ी शिवजी की बारात निकाली, जिसमें हजारों बाराती शामिल हुए। महाशिवरात्रि के उत्सव और शिवजी की बारात में शिरकत करने छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष किरण सिंहदेव, प्रदेश संगठन मंत्री पवन साय, सांसद विजय बघेल सहित विधायक राकेश सेन, विधायक गजेंद्र यादव सहित शहर के उद्योगपति, शिक्षाविद पहुंचे। इन अतिथियों का बोल बम सेवा कल्याण समिति के उद्देश्य प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी नेता दया सिंह ने पगड़ी और गमछा पहनाकर उनका सम्मान किया और इसके साथ ही उन्हें शिवजी की प्रतिमा भेंट की। वही धूमधाम से शिवजी की बारात निकाली गई। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने नेहरू युवा केंद्र संगठन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत गुजरात के सूरत और नर्मदा जिले के साथ ही बस्तर से आए वॉलंटियर्स से मुलाकात कर संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस अभिनव पहल के माध्यम से विभिन्न राज्यों की संस्कृति, परंपराओं और प्रथाओं का आदान प्रदान होगा, जिससे राज्यों के बीच आपसी समझ और बंधन को मजबूत किया जा सकेगा। और ये कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को साकार करते हुए भारत की एकता और अखंडता को प्रोत्साहित करेगा। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और भाषा, खान-पान और अन्य गतिविधियों के माध्यम से परस्पर समझ विकसित करना है। और रायपुर से तस्वीरें, जहां पर युवा आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सांसद बृजमोहन ने युवाओं से संवाद किया और इस बीच आदान प्रदान कार्यक्रम को भी सांसद ने सराहा, जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि अखंडता को प्रोत्साहित करेगा यह कार्यक्रम। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रायपुर से, जहां पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने नेहरू युवा केंद्र संगठन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत गुजरात के सूरत और नर्मदा जिले के साथ ही बस्तर से आए वॉलंटियर्स से मुलाकात कर संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस अभिनव पहल के माध्यम से विभिन्न राज्यों की संस्कृति, परंपराओं और प्रथाओं का आदान प्रदान होगा, जिससे राज्यों के बीच आपसी समझ और बंधन को मजबूत किया जा सकेगा। यह कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को साकार करते हुए भारत की एकता और अखंडता को प्रोत्साहित करेगा। कोंडागांव का पारंपरिक मेला मड़ई इस साल भी 4 मार्च से 9 मार्च तक पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ आयोजित होगा। मेले के सुव्यवस्थित संचालन के लिए कलेक्टर कुणाल दुदावत की अध्यक्षता में जिला कार्यालय के सभा कक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपते हुए मेले के गरिमामय और सुव्यवस्थित आयोजन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में बताया गया कि मेले में दुकान लगाने वाले व्यवसायियों को अपने दुकानों के सामने अनिवार्य रूप से डस्टबिन रखना होगा। मेला आयोजन रात 10 बजे तक ही होगा और ध्वनि विस्तारक यंत्रों को भी रात 10 बजे तक धीमी आवाज में चलाने की अनुमति होगी। कोलाहल अधिनियम के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे कोंडागांव से, जहां 4 मार्च से मड़ई मेले का आयोजन होगा। तमाम लोग इस आयोजन में शिरकत करेंगे। सुव्यवस्थित संचालन के लिए प्रशासन और पुलिस भी देखिए अलर्ट है। इसके लिए बैठकें की गई हैं और ताकि सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जा सके। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने बैठक की है। विभागीय अधिकारियों को भी कई तरह के आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां कोंडागांव का पारंपरिक मेला मड़ई इस साल भी 4 मार्च से 9 मार्च तक पारंपरिक रीति रिवाज के साथ संपन्न होगा। और इस बीच मेले में सुव्यवस्थित संचालन के लिए कलेक्टर कुणाल दुदावत की अध्यक्षता में जिला कार्यालय के सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपते हुए मेले के गरिमामय और सुव्यवस्थित आयोजन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। और इसी के साथ बैठक में बताया गया कि मेले में दुकान लगाने वाले व्यवसायियों को अपनी दुकानों के सामने अनिवार्य रूप से डस्टबिन रखना होगा। कोंडागांव कलेक्टर कुणाल दुदावत ने बंधा तालाब गार्डन का निरीक्षण कर वहां चल रहे सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। इस बीच आपको बताते चले कि उन्होंने सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने गार्डन में बच्चों के लिए बनाए जा रहे म्यूजिकल फाउंटेन, फ्लोर और फूड कोर्ट के निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने तालाब किनारे जारी मरम्मत कार्य का भी अवलोकन किया और उसमें आवश्यक सुधार लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर रादुदावत ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि बंधा तालाब और गार्डन के जीर्णोद्धार से जुड़े सभी कार्यों को अप्रैल माह तक पूरी गुणवत्ता के साथ संपन्न कराएं। उल्लेखनीय है कि बंधा तालाब गार्डन में नागरिकों के मनोरंजन और सुविधा के लिए विभिन्न विकास कार्य किए जा रहे हैं। और कोंडागांव में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के सबको रोजगार सबको अवसर के विजन को साकार करते हुए जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र मॉडल करियर सेंटर राग कोंडागांव के तत्वाधान में लाइवलीहुड कॉलेज कोंडागांव में एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का उद्देश्य जिले के युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करना और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ाना था। इस मेले में जिले के कुल 173 युवाओं ने भाग लिया और इस आयोजन में 10 निजी कंपनियों ने हिस्सा लिया था। रोजगार मेले में उम्मीदवारों के कौशल और योग्यता के आधार पर साक्षात्कार किए और इस बीच इसके परिणाम स्वरूप कुल 140 युवाओं का प्राथमिक रूप से चयन किया गया। महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर ग्राम कोराझरिया में 2 दिवसीय पाली महोत्सव का शुभारंभ उद्योग, वाणिज्य और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन, कोरबा सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत सहित अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्रवासियों को महाशिवरात्रि की बधाई देते हुए सभी को घर परिवार देश दुनिया की समृद्धि की कामना की। कैबिनेट मंत्री देवांगन ने कहा कि पाली का ऐतिहासिक शिव मंदिर छत्तीसगढ़ की संस्कृति और विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वह इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा हर्षोल्लास के साथ आयोजित किए गए पाली महोत्सव की मंत्री ने जमकर प्रशंसा की। शराब घोटाले से जुड़े मामले को लेकर ईडी की टीम कांग्रेस भवन पहुंची, जहां पर इस मामले पर डिप्टी सीएम का बयान भी सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा कि जांच के दौरान कई लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जो कि साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाता है। किसी जांच एजेंसी को जांच करने से कांग्रेस पार्टी नहीं रोक सकती है। उन्होंने कहा कि जांच पर भी कांग्रेस को आपत्ति हो रही है, ये दुर्भाग्यजनक है। देखिए, ईडी की कार्यवाही शराब घोटाले को लेकर जांच चल रही है और लगातार जो जांच की प्रगति है वो हम सबके सामने आती जा रही है। ईडी ने जांच के दौरान कई लोगों को गिरफ्तार किया है और पूछताछ में जो तथ्य, जो साक्ष्य ईडी को मिल रहे हैं, उसके आधार पर जांच की कार्यवाही को ईडी लगातार आगे बढ़ा रही है और अब जांच में तथ्य पाए होंगे ईडी ने, उसके आधार पर ईडी की अपनी कार्यवाही है। पर कांग्रेस पार्टी अनावश्यक इस पर राजनीति कर रही है। किसी जांच एजेंसी को जांच करने से कैसे आप रोक सकते हैं? यदि उनके पास तथ्य है, साक्ष्य है, आधार है, तो जांच पर भी इन्हें आपत्ति हो रही है, ये दुर्भाग्यजनक है और न जाने क्या क्या बातें वो कह रहे हैं। स्वतंत्र जांच एजेंसी है और अपने तथ्यों के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर जांच कर रही है और अब तक ईडी ने जिनकी गिरफ्तारी की है वो किसी को न्यायालय से जमानत भी नहीं मिली है। इसका मतलब अब तक जो ईडी ने कार्यवाही की है तथ्यों पर, साक्ष्यों के आधार पर की है और इसलिए ईडी की कार्यवाही पर प्रश्न चिन्ह लगाना ये उचित नहीं है। और एमएसपी घोटाले की वजह से छत्तीसगढ़ सरकार का कार्य बढ़ा है। मामले पर
उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कल बजट सत्र का तीसरा अनुपूरक बजट पेश हुआ, जिसमें वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने स्पष्टता से सभी तथ्यों को सामने रखा। और इस बीच उन्होंने बताया कि किस तरह से कांग्रेस के 5 साल की सरकार में घोटाले हुए हैं, अधिक ब्याज दर में कर्ज लेना और कांग्रेस के शासनकाल में काफी अव्यवस्था थी, जिसकी वजह से सरकार के उसे व्यवस्थित करने में समय लग रहा है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में वित्तीय अव्यवस्था थी, जिसे दूर करने में सरकार को समय लग रहा है। देखिए, कल जब तीसरा अनुपूरक बजट आया तो वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने विस्तार से तथ्यों को बताया कि किस प्रकार से कांग्रेस की सरकार में जो गड्ढे हुए थे, वित्तीय अव्यवस्था थी, उसको दूर करने के लिए सरकार को प्रयत्न करने पड़ रहे हैं। चाहे विद्युत मंडल के पैसे की बात हो, चाहे अधिक ब्याज दर पर कर्ज लेने की बात हो, ये सब अव्यवस्थाएं कांग्रेस की सरकार में हुई है। अव्यवस्था, अराजकता, और इसके कारण से कर्ज में लाद कर वो गए हैं। अलग मत के पैसे अलग स्थानों पर खर्चा किया, वो व्यवस्था करनी पड़ रही है सरकार को। तो ये भी जो आपने तथ्य बताया, ये भी उसी का हिस्सा है। अरविंद केजरीवाल के घोटालों को उजागर करती कैग रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में पेश हुई। वहीं इस पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी ही सरकार पर डाका डाला है। 2000 करोड़ से ज्यादा का राजस्व चोरी किया गया है और नियमों की अनदेखी की गई है। कैग रिपोर्ट बता रही है कि कुछ चुनिंदा व्यक्तियों को 70% काम दिया गया है। खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले केजरीवाल ने ईमानदारी को बदनाम किया है। बीजेपी ने वादा किया था कि कैग रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में पेश करेंगे, उसे पूरा कर दिया है। ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि हमारी सरकार बनेगी और कैग की रिपोर्ट हम विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे। और आज दिल्ली विधानसभा में कैग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से ये खुलासा होता है कि कैसे 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राजस्व की हानि दिल्ली सरकार को अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पहुंचाई। नियमों का उल्लंघन किया, कैबिनेट में ले गए नहीं, और कैसे कुछ लाइसेंसी को लाभ पहुंचाने के लिए 70% काम 3 लोगों को दिया, 30% काम में बाकी लोग। शराब दुकानें आवासीय क्षेत्रों में खोली। कुल मिला के बहुत बड़ा शराब घोटाला अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया है। ये कैग की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है। कट्टर ईमानदार कहने वाले अपने आप को जिस प्रकार से सारी नियम प्रक्रिया को ताक में रखकर दिल्ली सरकार को 2000 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व का नुकसान पहुंचाया, ये ऐसी सरकार है जिसने अपने ही खजाने पर डाका डालने का काम किया। और दूध का दूध, पानी का पानी कैग रिपोर्ट दिल्ली के विधानसभा में प्रस्तुत होने से हो गया है। और वही सजीव कुंभ कल्प का जो है समापन समारोह के अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से राजीव कुंभ कल्प मेला गरियाबंद पहुंचकर त्रिवेणी संगम में स्नान किया। आपको बता दें कि कुंभ कल्प का समापन समारोह के जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शाम को शिरकत करेंगे। आपको बताते चले कि राज्य राजिम छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में स्थित है और 3 नदियों का संगम अरपा, सुंदूर और पैरे का संगम यहां पर होता है। छत्तीसगढ़ के कुंभ के नाम से भी यह स्थान प्रसिद्ध है। कांग्रेस भवन पहुंची ईडी की टीम मामले पर पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि देश में पहली बार कांग्रेस भवन में बीजेपी के कहने पर ईडी की टीम पहुंची हुई है। ईडी ने समन दिया कि हमने
ले भी लिया और उसका जवाब भी दे देंगे। 72 करोड़ की आय से करोड़ कांग्रेस भवन बना ली है, पहले ही बता दिया गया, तो जानकारी मांगने की जरूरत क्या है। दीपक बैज ने ईडी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय लगभग 150 से 200 करोड़ रुपए की लागत से बनी है, 15 साल के काले कमाई से बनाया गया है। क्या ईडी उसकी जांच करेगी? बीजेपी के एकात्म परिसर की जमीन 1 करोड़ रुपए में लाकर बनाया गया, वहां पर बिजनेस का काम चल रहा है, किराया वसूला जा रहा है, क्या इस पर ईडी की टीम जांच करेगी? कल ईडी का सम्मन आया है कांग्रेस भवन में। मुझे लगता है कि अभी तक का देश के इतिहास में पहली बार किसी पार्टी ऑफिस में एक सेंट्रल एजेंसी, सेंट्रल गवर्नमेंट और भारतीय जनता पार्टी सरकार के इशारे पर कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर सम्मन दिए। सम्मन हम लोगों ने लिए, नोटिस लिए और बखूबी उसका जवाब भी देंगे। क्या कांग्रेस पार्टी आजादी से पहले 1934 में, आज जो डीसीसी ऑफिस है वहां से आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी और वो जो भवन बना था छेरछेरा पुन्नी के दान से बना हुआ था। जब प्रदेश का अभी जो कार्यालय स्थापित है, प्रदेश मुख्यालय, विपक्ष में रहते हुए तमाम हमारे कार्यकर्ताओं के सहयोग से हम लोगों ने राजीव भवन बना, आज कार्यालय संचालित हो रही है। और जिस तरह से ईडी कोर्ट में पेश करती है कि 72 करोड़ की आय से कांग्रेस कार्यालय बना है, अगर पहले ही उन्होंने साबित कर दिया कि 72 करोड़ की आय से अगर बना है, तो फिर हमें जानकारी मांगने की आवश्यकता क्यों? पहला चीज, अगर जानकारी मांग भी ली तो हमें जानकारी देने में कोई आपत्ति नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रायपुर ग्रामीण नगरीय निकाय चुनाव में महात्मा गांधी वार्ड क्रमांक 8 की नवनिर्वाचित निर्दलीय पार्षद सावित्री भारत धीवर ने सांसद बृजमोहन अग्रवाल को सौजन्य भेंट की और इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सावित्री धीवर का स्वागत करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार जन कल्याणकारी योजना और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीति से प्रभावित होकर जनता बीजेपी से जुड़ रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि सावित्री धीवर भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के अनुसार जनसेवा को प्राथमिकता देगी और अपने वार्ड के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी। और महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भिलाई के टाउनशिप में भी अद्भुत नजारा देखने को मिला। भिलाई के सेक्टर 8 एरिया में बाबा की अद्भुत बारात निकाली गई। शिव पार्वती के विवाह में भूत प्रेत के साथ अनोखी बारात लेकर महादेव पार्वती के साथ विवाह रचने के लिए पहुंचे, जहां कार्यक्रम के आयोजक दिनेश गौतम ने बताया कि पहली बार है कि जो सेक्टर में इस तरह की अद्भुत बारात निकाली गई है। कार्यक्रम में बघेरा से कलाकार आए थे, जिन्होंने भव्य प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के बाद भोग भंडारे का भी आयोजन किया गया। सेक्टर 8 वासियों को बहुत उत्साह देखने को मिला। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।